हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन IAS PCS। हम लोगों ने पॉलिटी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी और अब तक हम लोगों ने अच्छा खासा आई थिंक कि 4-5 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एंड आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज़ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लिकेशन है वो बनी रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। ठीक है, दैट्स वाई मैंने आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। वी विल डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन। एंड बिफोर दैट, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अल्टीमेटली टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और हमारे फ्री डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते हो एंड अपने आंसर्स हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर भेज सकते हो। वी विल रिव्यू योर आंसर एंड रिप्लाई बैक टू यू विद इन 1 or 2 days। सो टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज एंड आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है बिकॉज ये जो UPSC का एग्जामिनेशन है अल्टीमेटली इट इज़ ए जर्नी दैट मे टेक सम लॉन्गर टाइम बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है एंड पर्सपेक्टिव बनानी पड़ती है। एंड जब तक आपका बेसिक फाउंडेशन बिल्टअप नहीं होगा तो जो रिक्वायरमेंट है UPSC की वो फुलफिल नहीं हो पाती है। दैट्स वाई किसी को थोड़ा समय ज़्यादा लगता है या फिर कोई ऐसे होते हैं जिनकी बेसिक फंडामेंटल क्लियर रहती है तो उनको इन सब्जेक्ट्स को समझने में आसानी होती है। इसलिए आपको पेशेंस रखना है एंड यू हैव टू कंटिन्यू गोइंग अहेड। ठीक है, बिकॉज प्रॉब्लम किसे नहीं आती, everyone faces problem and to achieve something bigger in life there is necessity कि आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा आप एस्पिरेशन रखते हो उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी भी होती है टू कन्क्वेयर दैट। ठीक है, सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो ये GS2 सिलेबस का टॉपिक है। GS2 सिलेबस डील्स विद इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैंने 2-3 टॉपिक का PDF अभी अपलोड नहीं किया है बट आई विल अपलोड टुडे और टुमारो। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अगर हम बात करें बेसिक कंसेप्ट की, आप हमें बताओ अमेंडमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी संविधान में। तो एक एग्जाम्पल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बचपन से बड़े हुए हो तो क्या आपका परसेप्शन चेंज हुआ है कि नहीं। आप अपने सोसाइटी में देखते होंगे कि बहुत सारी चेंजेज आई हैं। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन आया है, अर्बनाइजेशन आया है, तो क्या संविधान उस सोसाइटियल नीड्स को अडॉप्ट नहीं करना चाहेगा? बिल्कुल करना चाहेगा। तो ये जो सोसाइटियल चेंजेज हो रही हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, हमारे रीजन में, तो अल्टीमेटली उसी प्रकार से उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए कहीं ना कहीं हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक समय आपको ही पता है प्राइवी पर्स हुआ करता था, है ना, जिसके तहत जो प्रिंसली स्टेट थे उनको लमसम अमाउंट दी जाती थी कि भाई साहब आप हमसे इंटीग्रेट हो, बदले में हम आपको एक मॉनेटरी एड दिया करेंगे। तो आज वो प्राइवेसी पर्स नहीं है ना, क्योंकि देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो ये बातें हो गई। तो दैट्स वाई द सोसाइटी always changes and the dynamic constitution needs to be revamped from time to time। तो ये बातें हो गई। एंड और भी बहुत सारे इशू का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पहले कोई इन्वायरमेंटल कंसर्न्स उतना नहीं होती थी, लेकिन अब जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट्स वाई आप देखते होंगे कि एक संविधान संशोधन किया गया था और अल्टीमेटली जो DPSP है उसमें आपका इन्वायरमेंटल केयर की बात कही गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली नीड्स ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है अमेंडमेंट। ठीक है, और आज देख सकते हो कि आपके ट्रांसजेंडर रिलेटेड इशू है तो उनके भी राइट्स की बात आ जाती है। तो ये सब ब्रॉडर कंटेक्स्ट है जो कहीं ना कहीं संविधान में कुछ संशोधन करने की नीड को रिफ्लेक्ट करता है। तो इन ऑर्डर टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशंस एंड नीड्स ऑफ द नेशन, हमारे संविधान मेकर्स प्रोवाइडेड कि अमेंडमेंट किया जाना चाहिए संविधान का। तो उसके लिए जो प्रोसीजर्स है उन्होंने प्रोवाइड की है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट
प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो एक तो ये हो गया कि काफ़ी आसानी से हो जाए, फ्लेक्सिबल। जैसे ऑर्डिनरी लॉज पास किए जाते हैं पार्लियामेंट में, उसी प्रकार से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास कर दी जाए तो ये तो हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, काफ़ी आसानी से पास हो जाएंगी। तो ये सिस्टम आपका ब्रिटेन में चलता है। लेकिन इंडिया में जो संविधान है इसमें कुछ ही ऐसे फीचर्स मिलेंगे, कुछ ही ऐसे प्रोविजंस मिलेंगे जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है रिगार्डिंग द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे चेंजिंग ऑफ द नेम्स ऑफ द स्टेट बाउंड्रीज एरिया, यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं संविधान में जो या फिर जिसे चेंज करना काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। इसका बेसिक एम यही है कि जो हमारा बेसिक कोर या फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बनाया रखा जा सके, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सट्रीम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना तो वो आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगा। वहाँ पर अमेंडमेंट प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय द बैलेंस बिटवीन द रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमने क्वेश्चन भी आपको करवाया है डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के तहत, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है चूँकि एज पर द नीड एंड टाइम प्रॉपर प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर द एडजस्टमेंट, तो इसे हम लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या कि भाई साहब समय बदल रहा है ना, समय की डिमांड बढ़ रही है, बदल रही है, ठीक है। लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ रही है। पहले कोई ग्लोबलाइजेशन नहीं था, अब ग्लोबलाइजेशन है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बदल रही है, इकोनॉमिक वर्क बदल रही है, वुमेन कंडीशन इंप्रूव हो रही है। तो इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, तो इन बदलाव को संविधान को भी तो एब्जॉर्व करना पड़ेगा ना। तो उसको एब्जॉर्व करवाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। तो ये मैं आपको बेसिक फिलोसफी, बेसिक बैकग्राउंड इसलिए देता हूँ सो दैट आप आगे की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे समझ सको आसानी से। एंड अल्टीमेटली यही सब चीज़ें हैं जो आपको काम देंगी। बाकी सब तो फैक्चुअल डाटा है कि आपने फैक्ट पढ़ा, रट लिया, हो गया। लेकिन ये सब जो मैं बेसिक बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, इट बेसिकली स्ट्रेंथेंस द कंसेप्ट, ठीक है। इट क्लियर्स योर डाउट। तो जब हम बात करते हैं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट इज़ ए प्रोसेस जिसके तहत हम चेंजेज लाते हैं, ठीक है, टू द नेशंस फंडामेंटल लॉ और द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये ध्यान रखना फॉर द प्रीलिम्स पर्पज कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो आपका पार्ट 20 के अंतर्गत दिया गया है, डेट डील्स विद आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 आपको ही पता है, इट प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर है ये हमारा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। ये तो और अच्छे से याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फिर एक फेमस जजमेंट जो एक प्रकार से हिस्टोरिकल जजमेंट रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो था आपका केशव नंद भारती जजमेंट 1973 में, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हुआ करता था उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया गया, लिमिट किया गया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंद भारती जजमेंट में साफ साफ कह दिया कि पार्लियामेंट के पास, ठीक है हम मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है, बट इट कैन नॉट अमेंड दोज पार्ट्स विच आर ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर ए पार्ट ऑफ बेसिक फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो ये डेमोक्रेसी जो है ना, जब तक राइट टू वोट रहेगी तब तक डेमोक्रेसी रहेगा। तो अगर हमसे अगर राइट टू वोट छीन लिया जाता है तो डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी, जबकि डेमोक्रेसी एक कोर फिलोसफी है हमारे संविधान का, हमारी स्टेट का। तो इसीलिए ये सब जो कोर फिलोसफी है, ये सब जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इसको कहीं ना कहीं अल्टर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट को, ठीक है, बिकॉज इट कंजर्व्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है। एंड ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये संविधान ने डिफाइन नहीं की है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइज की है। और टाइम टू टाइम कौन से प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगे, ये बेसिकली आपका सुप्रीम कोर्ट ही बोलता है। और एक नेक्स्ट चैप्टर जो कि अगला चैप्टर होगा, हम बेसिक स्ट्रक्चर का ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड आर्टिकल 368 जो पार्ट 20 के अंतर्गत निहित है वो क्या कहता है, तो देख सकते हो आप, इसको याद रखना है। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट
of the constitution including the fundamental rights but without affecting the basic structure of the constitution। ठीक है, ये बातें हो गई। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। देख सकते हो ये हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि कितने टाइप से अमेंडमेंट किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 368। ये जो हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं ना, ये अंडर आर्टिकल 368 है। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 368 में आपका ये दो आ जाएंगे, एक तो स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये दोनों आपका आर्टिकल 368 के तहत आएंगे। और एक जो है, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पर फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट प्रोसीजर दिया गया है, तो वो आपका आउटसाइड आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। तो उसको हम ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जैसे पास करते हैं ना, ऑर्डिनरी बिल्स जैसे पास करते हैं पार्लियामेंट से, उसी प्रकार से वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हम पास कर सकते हैं। जैसे आपका जो आपका चेंज करना हो अगर नेम ऑफ द स्टेट्स, एरियाज, बाउंड्रीज, तो वो आपका ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन सिंपल मेजोरिटी के आधार पर पास किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे अमेंडमेंट विच कम्स अंडर आर्टिकल 368, तो वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी का केस आएगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल मेजोरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल मेजोरिटी, उसे हम डिस्कस करेंगे अपने इस आर्टिकल में। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल मेजोरिटी, नाम से ही पता चल रहा है सिंपल मेजोरिटी सिंपली मीन्स कि जो मेंबर्स हैं दोनों सदनों के, यानी कि अगर हम पार्लियामेंट्री लेवल पर डील कर रहे हैं तो दो सदन है, लोकसभा और हाउस, एक है आपका राज्यसभा। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब है मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं वो याद तो रखना ही है आपको, साथ ही साथ वो अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जब हम बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी की, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट्स इन द फेवर ऑफ दैट बिल। तो वो जो आपका बिल है वो पार्टिकुलर हाउस से पास हो जाएगा। और ये जो सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो दोनों हाउस से पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, ईच हाउस। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा से पास करवा दिया तो जो बिल है वो पास हो गया एंड अल्टीमेटली वो एक्ट बन जाएगा। तो प्रोसीजर ये होता है कि अगर बिल लोकसभा में इनिशिएट हुआ है तो लोकसभा पहले सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा वहाँ से पास करेगा सिंपल मेजोरिटी से, उसके बाद जाके प्रेसिडेंशियल एसेंट होगी बिल की और अल्टीमेटली वो एक्ट बनेगा। तो ये आपका सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसको एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे तब और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं ना, 543 मेंबर, बिकॉज 2 एंग्लो इंडियंस हट चुके हैं, ये तो आपको भी पता होगा। तो अभी 543 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 543 मेंबर्स में लेट्स से कि 100 मेंबर्स एब्सेंट है, नहीं आए, तो अभी टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना हो गया 443। ठीक है, अब 443 हो गया आपका। अब 443 का 50% निकाल लो, तो 50% कितना हो गया 221 के आसपास। ठीक है, यानी कि 222 यानी कि 222 वोट्स इन फेवर भी आएंगे तो पास हो जाएगा वो बिल। ये सिंपल सा मतलब हुआ है ना, 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन फेवर। ठीक है, ये बातें होगी। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो प्रीलिम से पूछी जाती है कि कौन कौन से संविधान के प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजोरिटी से पास किए जा सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, या फिर कोई स्टेट के एरियाज़ में अल्ट्रेशन करना हो, बाउंड्रीज़ में अल्ट्रेशन करना हो, नेम्स में चेंजेस लानी हो, या फिर ये भी ध्यान रखना है आपको एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट, जो आर्टिकल 169 के अंतर्गत डील होते हैं। सेकेंड शेड्यूल को अगर अमेंड करना हो विच डील्स विद द एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेज,
तो ये सब आपके सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे। कोरम में बदलाव लाना, कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन ईच हाउस टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। जनरली ये जो कोरम फिक्स करी गई है अभी है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। जैसे अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की जो कोरम है वो है 55 मेंबर्स, यानी मिनिमम 55 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तभी जो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स है वो चालू होगी। उसी प्रकार से आप राज्यसभा के लिए आप हमें बता सकते हो। साथ ही साथ सैलरीज अलाउंसेस पार्लियामेंट के मेंबर्स में अगर बदलाव करना हो तो अभी सिंपल मेजोरिटी से करे जा सकते हैं। वैसे भी सोचो सैलरीज और अलाउंसेस अगर स्पेशल मेजोरिटी से करने लगे तो अल्टीमेटली बिल जो है वो अटक ही जाए, तो सैलरी बढ़ेंगी नहीं मेंबर्स की। तो इसीलिए ये सब जो है सिंपल मेजोरिटी से रखा गया है। साथ ही साथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट अलॉन्ग विद पार्लियामेंट के जो प्रिविलेज हैं, यानी कि एक तो इंडिविजुअल प्रिविलेज होते हैं, है ना, कमिटीज के जो आपके प्रिविलेज सब होते हैं उनमें अगर बदलाव करना हो तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से। ये सब एक एक लाइन याद रखनी है। प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड द कमिटीज। साथ ही साथ यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पार्लियामेंट में, इससे रिलेटेड कोई नियम कानून लगाना है तो आपका सिंपल मेजोरिटी से। नंबर ऑफ जजेज इंक्रीज करना है सुप्रीम कोर्ट में तो भी आपका सिंपल मेजोरिटी से। दैट्स वाई आई थिंक 2019 में ही जो जजेज की संख्या है 31 से 34 कर दी गई थी। ठीक है, तो वो जो आपका सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाएंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावर देने हैं, ठीक है, कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट तो भी। एंड यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविजंस में बदलाव लाना हो, सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस में बदलाव लाना हो। सिटीजनशिप के बारे में हमने डिस्कस भी किया था, आप उस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, एंड पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन से रिलेटेड मैटर में कुछ चेंजेस लाना हो, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात हो, यूटीज में कुछ बदलाव लाना हो। ठीक है, 5th शेड्यूल में कुछ चेंज लाना हो। 5th शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और इसमें 10 स्टेट्स आते हैं। ठीक है, जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना। और जो आपके 6th शेड्यूल है इसमें बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के राज्य आ जाते हैं। ठीक है, तो इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज और इसमें आपके 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। या तो MMTA याद रखना, और ये बार बार पूछा गया है, जो शेड्यूल्स है ना ये बार बार पूछे गए हैं इस पर क्वेश्चन। तो MMTA हो गया आपका मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, या फिर ATM भी याद रख सकते हैं, ATMM, है ना। तो याद रखना है आपको। अब दूसरा चलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो ठीक है, सिंपल मेजोरिटी में आपको क्या क्या याद रखनी है मैंने आपको बताया है, और ये जो प्रोविजंस है इसको तो रट ही लेने, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने ये डिस्कस कर लिया और ये टेबल भी डिस्कस किया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, बाय स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। इसके तहत 2 आ जाएंगे, एक तो स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट और दूसरा जहाँ पर स्टेट के रेटिफिकेशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पेशल मेजोरिटी में 2 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, ये ध्यान रखना। इन स्पेशल मेजोरिटी कोई भी अगर संवैधानिक संशोधन बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना है तो वहाँ पर 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों हाउस की बात हो रही है ना। मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, यानी कि जो टोटल मेंबरशिप का एक्सप्रेशन आप यहाँ पर देख रहे हो। टोटल मेंबरशिप का सिंपल सा मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हाउस के होते हैं। जैसे लोकसभा की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वो हो गए आपके 543, ठीक है। इररिस्पेक्टिव की वैकेंसीज हैं या फिर एब्सेंट है मेंबर्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टोटल मेंबरशिप का मतलब ये हुआ कि जो आपके टोटल मेंबर्स होंगे, ठीक है। एंड इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता है लोकसभा में अभी जो प्रेजेंट टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी है, 543। तो लेट से भाई साहब कि 543 में 450 मेंबर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब 450 मेंबर्स प्रेजेंट है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारे के सारे जो मेंबर्स होंगे वो फेवर में ही वोट करेंगे, कुछ नेगेटिव वोट्स भी करेंगे। तो लेट्स से
कि 450 मेंबर्स में 302 मेंबर्स ने फेवर में वोट किया, ठीक है, एफर्मेटिव वोट्स कहते हैं इसको, पॉजिटिव वोट्स कहते हैं। एंड जो बचे हुए हैं 148 इन्होंने निगेटिव वोट्स की, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, दोनों कंडीशन को मिलाने का कोशिश करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो मैंने देख लिया, एग्जाम्पल भी लिया, अब दोनों कंडीशन क्या फुलफिल होते हैं क्या, तो देख सकते हैं जो 302 अफर्मेटिव वोट्स आया है, क्या वो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर हम इसका 2/3 निकालें, प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना है, टोटल 450, तो 2/3 निकालते हैं तो कितना होगा, ये आ रहा है आपका 300, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में फेवर में वोट कितना गया है, 302, तो इसका मतलब यस फर्स्ट कंडीशन इज गेटिंग क्वालिफाइड। एंड फिर देखो अब क्या दूसरा कंडीशन क्वालिफाई हो रहा है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। तो अगर हम मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप निकाले तो कितना आएगा, 272, ठीक है। लेकिन वोट्स इन फेवर कितना आ रहा है, 302, तो दोनों क्वालिफाई हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये जो अगर कोई अमेंडमेंट बिल आएगा इन दो कंडीशन को फुलफिल करता है जो हमने बताया आपको, तो वो जो CAB है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो पास हो जाएगी, ये ध्यान रखनी है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके सुनो, बार बार सुनो, एग्जाम्पल को देखो, समझो, अल्टीमेटली वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में कहें कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस योर स्पेशल मेजॉरिटी मिलकर आपका बनेगा ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है। तो ये बेसिकली इसको आपको ध्यान नहीं देना है, ये गलत से ऐड हो गया, ठीक है। आपको जो मैंने दो कंडीशन बताए हैं वो ध्यान रखनी है। तो एग्जाम्पल भी हो गए। अब कौन कौन से प्रोविजंस है जिसको हम स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं, तो एक तो हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स, DPSP या फिर कोई अन्य प्रोविजन संविधान का जो हमने फर्स्ट या फिर थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी जो अभी हमने ऊपर देखा है और थर्ड कैटेगरी जो अभी हम देखेंगे जहाँ पर 50% स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ दो तो अल्टीमेटली ये जो आपका इस कैटेगरी में जो भी प्रोविजंस आएंगे वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में आपने समझ लिया, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैंने आपको बताया कि दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ठीक है। और एग्जाम्पल को लेकर आप समझोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यही जो एक बार और आपको मैं बताने का कोशिश करता हूँ, यही अगर 302 वोटिंग नहीं होती, लेट्स से कि फेवर में आपका मात्र 250 वोटिंग किया था, तो बिल पास नहीं होता। बिकॉज 250 की बात करें तो जो आपका 272 जो मेजॉरिटी है 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप का, उससे तो कम है। तो ये जो दूसरा कंडीशन है वो तो फुलफिल ही नहीं हो रहा है। और इवन पहला कंडीशन भी नहीं हो रहा है फुलफिल, बिकॉज पहले कंडीशन में क्या है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 में कितना आ रहा था हमारा, 300 वोट्स आ रहे थे, जबकि अगर 250 फेवर में वोट आता तो वो कम होता, दैट्स वाई वो क्वालिफाई नहीं होते। लेकिन जो हमने एग्जांपल लिया है 302 वोट्स का, वो क्वालिफाई हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, वो बिल पास हो जाएंगी। तो होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अब दूसरा जो आपका आता है कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय मिनिमम 50% ऑफ द स्टेट, यानी कि अभी 28 स्टेट है ना, तो मिनिमम 14 स्टेट्स अगर रेटिफाई कर देंगे सिंपल मेजॉरिटी से अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्लस स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में अगर वो बिल पास हो जाएगा, तो फिर वो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो पास माना जाएगा और बस प्रेसिडेंट के एसेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उन प्रोविजंस को डाले जाते हैं, उन प्रोविजंस इसके अंतर्गत होते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं ना, जो फेडरल स्ट्रक्चर्स के प्रोविजंस में बदलाव लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इसको अमेंड कर सकते हैं हम सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब सिंपल मेजॉरिटी आपका
स्टेट लेवल पर चाहिए और स्पेशल मेजोरिटी आपका पार्लियामेंट लेवल पर चाहिए। ये वही स्पेशल मेजोरिटी है जो हमने अभी डिस्कस किया है आपको ऊपर के लेक्चर्स में। तो अगर आपको इस कैटेगरी के अंतर्गत अगर कोई बिल को पास करवाना है तो एक तो पहली बात स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट का चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जिन्हें पास करना होगा इस बिल को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, वो है आपका 50%, यानी कि 14 स्टेट्स या फिर 14 स्टेट से भी ज़्यादा। ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, देयर इज़ नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल। तो टाइम लिमिट संविधान ने सेट नहीं कर रखा है। ठीक है। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि जीएसटी से रिलेटेड बिल जब आई थी, है ना, तो स्टेट का भी रेटिफिकेशन ज़रूरी था। दैट्स वाई जीएसटी को इम्प्लीमेंट करवाने में, है ना, इतना लंबा समय लगा था, बिकॉज बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो पास नहीं कर रहे थे, पास करने में डिले कर रहे थे। तो ये एग्जाम्पल अब आपको क्लियर कर देगा। तो क्या कुछ प्रोविजंस इसके तहत अमेंड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये सब कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको पता है ना, स्टेट भी पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें अगर कोई बदलाव लाना है तो जाहिर सी बात है स्टेट का कंसेंट लेना पड़ेगा। साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन एंड स्टेट्स की, इसको बढ़ाना हो, कम करना हो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो भी यहाँ पर आपका ये जो मेजोरिटी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स अलॉन्ग विथ लेजिस्लेटिव पावर्स जो दी गई हैं यूनियन और स्टेट्स के बीच इन द 7th शेड्यूल, उसमें अगर कुछ चेंजेज करना हो तो भी आपका इस टाइप की मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड जीएसटी के बारे में हमने बताया था, जीएसटी काउंसिल्स, ठीक है, एंड एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, एंड दिस 7th शेड्यूल डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। ठीक है। एंड साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स जो पार्लियामेंट में है, उसमें अगर कुछ बदलाव करना हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स कहाँ पर होता है हमारा, राज्यसभा में होता है। ठीक है। राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स इट्स। एंड साथ ही साथ जो पावर दी गई है पार्लियामेंट को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस प्रोसीजर, जो हमने अभी पढ़ा भी आर्टिकल 368 के तहत, इसी में अगर कुछ बदलाव लाना हो तो भी आपका स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, मिनिमम 50% ऑफ द स्टेट्स। ठीक है। तो ये बातें हुई। अब बात करते हैं वन मोर एस्पेक्ट ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे, क्या प्रोसीजर है संविधान को अमेंड करने का। तो बेसिकली संविधान को अमेंड करने के लिए पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश करना पड़ेगा, और ये जो बिल है ना, ये किसी भी सदन में, पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वहाँ पेश किया जा सकता है। ठीक है। एंड ये जो बिल है, चाहे वो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, तो प्राइवेट मेंबर बेसिकली मेंबर ही होते हैं पार्लियामेंट के, बट दे आर नॉन मिनिस्टर्स, मिनिस्टर नहीं होते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो मिनिस्टर नहीं है, तो जो मिनिस्टर नहीं है उसी को हम प्राइवेट मेंबर कह देते हैं, और अगर वो बिल लेकर आते हैं तो प्राइवेट मेंबर बिल उनको कहा जाता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी प्रेयर परमिशन प्रेसिडेंट का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि जो बिल है उसको पास करवाना पड़ेगा दोनों सदनों से स्पेशल मेजोरिटी से, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बिल्स। ठीक है। यानी कि अगर फेडरल प्रोविजंस को चेंज करना हो तो वहाँ पर तो आपका स्टेट का भी रेटिफिकेशन चाहिए, अगर नहीं तो फिर पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी ही काफ़ी है। ठीक है। एंड ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, दोनों हाउस को सेपरेटली पास करना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा को भी पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, राज्यसभा को भी स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर लेट्स से कि डिसएग्रीमेंट हो गया, डिसएग्रीमेंट यानी कि लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, या फिर राज्यसभा ने कोई बिल पास कर दिया, लोकसभा ने पास नहीं किया, तो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो गया। तो डिसएग्रीमेंट हो गया तो ऑर्डिनरी बिल अगर होती है ना, तो ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविज़न होता है, लेकिन मनी बिल हो या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, यहाँ पर कोई ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं है। ज्वाइंट सीटिंग का मतलब क्या है, दोनों सदन एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे और अल्टीमेटली बिल पर चर्चा होगी और बिल को पास किया जाएगा।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न संविधान ने नहीं दिया है, ठीक है। और जहाँ पर फेडरल फीचर्स या फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करने की बात है तो वहाँ पर तो मिनिमम 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स रेटिफाई करने पड़ेंगे, वो होगा आपका सिंपल मेजोरिटी से। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ट्रैप करवाएगी यूपीएससी। तो यहाँ पर जो स्टेट रेटिफाई करेगा ना वो सिंपल मेजोरिटी से, एंड देयर इज़ नो टाइम लिमिट। एंड जब बिल पास हो जाएगी दोनों सदनों से तो ये प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा फॉर इट्स असेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो प्रेसिडेंट का तो असेंट बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज प्रेसिडेंट जब तक असेंट देंगे नहीं वो बिल जो है एक्ट बनेगा नहीं, और जब प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया तो फिर अल्टीमेटली वो बिल जो है एक्ट बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में और प्रेसिडेंट के पास जब ये बिल असेंट के लिए जाएगा तो प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं दी गई है कि वो इस बिल पर अपना असेंट को रोके, ठीक है। यानी कि उनको एसेंट देना ही पड़ेगा, उनको बिल रिटर्न भी नहीं करने की पावर दी गई है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल के केस में रिकन्सिडरेशन की पावर है कि एक बार प्रेसिडेंट रिकन्सिडरेशन के लिए बिल को वापस भेज सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बेसिकली रिटर्न भी नहीं कर सकते और ना ही विथहोल्ड कर सकते हैं बिल को, उनको एसेंट देना मैंडेटरी है। एंड जब प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं तो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। एंड अब ये सारे जो आपके प्रीलिम्स वाले टॉपिक है वो ख़त्म हो चुके हैं अमेंडमेंट वाला। अब चलते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडिंग प्रोसीजर। क्या कुछ क्रिटिसिज्म है? तो पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही इनिशिएट कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस इनिशिएट हो ही नहीं सकती, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकती, ठीक है, चाहे वो फेडरल प्रोविजंस की बातें ही क्यों ना हो। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब कोई प्राइवेट मेंबर पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करता है तो जो प्रोसीजर है टू गेट पास्ड वो कहीं ना कहीं रिजिड हो जाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो प्राइवेट मेंबर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करता है तो उस बिल का पास होना एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। कैसे? तो एक डाटा मैंने आपको डाल दिया है कि देख सकते हो, अगर इतनी आसान होती प्राइवेट मेंबर बिल का पास करवाना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का पास करवाना, तो अभी तक यानी कि 1952 सिंस द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन अभी तक ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो लॉ बने हैं, ठीक है। और जो लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था 1970 में हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पास ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल इज़ वेरी लेस, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि जो प्रोसीजर इज़ वेरी रिजिड इफ़ ए प्राइवेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आते हैं। और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम देखेंगे पार्लियामेंट के चैप्टर में। एंड साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट पावर जो पार्लियामेंट को दी गई है ये कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के लिए तो एक आसान सा सब्जेक्ट हो जाता है, बिकॉज उनके पास तो मेजोरिटी होती है और आराम से वो अमेंडमेंट पास करवा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपोजिशन का जो रोल है कहीं ना कहीं श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो ये बात है। एंड इसके कारण क्या हो सकता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो हैस्टी मैनर में पास हो सकता है। अब लेट से कि कोई आपका बिल है जो फेडरल प्रोविजंस को चेंज करना चाहता है, ठीक है, तो इसमें तो रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी चाहिए। लेकिन क्या हो अगर मोर देन 15 स्टेट एक ही पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, तो भी तो राज्यसभा से वो आसानी से पास हो जाएगी ना, तो भी वो स्टेट लेजिस्लेचर से भी आसानी से पास हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसे सिचुएशन में वो जो बिल है वो आसानी से पास हो सकता है हैस्टी मैनर में। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। साथ ही साथ जो कंसेंट है स्टेट का वो भी लिमिटेड है, जस्ट फॉर ए फ्यू प्रोविजंस, यानी कुछ ही प्रोविजंस है जहाँ पर स्टेट के कंसेंट लेने हैं। और साथ ही साथ ओनली 50%, हो सकता था कि 2/3 रख देते, तो ये भी हो सकता था। और साथ ही साथ एक लास्ट क्रिटिसिज्म है, नो टाइम फ्रेम हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट टू रेटिफाई और रिजेक्ट द बिल। यानी कि अगर कोई स्टेट
लंबे समय तक बिल को रखे हुए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम बाउंड नहीं किया कि वैसे आपको 1 महीने के भीतर भीतर बिल वापस उस पर रिस्पॉन्स दे के एक्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रिसेंट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है आपका कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015, और इसके माध्यम से जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, वो बेसिकली एग्जिस्टेंस में आया था। तभी तो एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स हुए थे बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। एंड जो दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2017, इसको तो अच्छे से याद रखना है, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई थी, है ना। और आपको पता होगा जब जीएसटी बिल आया था तो अल्टीमेटली स्टेट का भी रेटिफिकेशन ज़रूरी था। एंड नेक्स्ट इज योर द कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018, जिसके माध्यम से जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दी गई, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके माध्यम से 10% रिजर्वेशन अलाउ किया गया फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। एंड द लास्ट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसके माध्यम से जो SC/ST की जो रिजर्व्ड सीट्स हैं लोकसभा में एंड स्टेट असेंबली में उसको एक्सटेंड किया गया था, है ना। कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, वो कौन सा ईयर है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम कंक्लूज़न में लिखते हैं कि हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बैकबोन है, ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए बैकबोन है। एंड वाइल इट वाज रिवॉल्यूशनरी ऑफ द फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड प्रोविजंस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सच प्रोविजंस आर नॉट मिसयूज्ड, है ना, करेक्ट डायरेक्शन में इस्तेमाल हो अमेंडिंग पावर का, है ना। इट शुड नॉट बी मिसयूज बिकॉज मिसयूज कुड रिजल्ट इन एक्सेसिव पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। हो सकता है लेजिस्लेचर को एक्सेसिव पावर मिल जाए या फिर एग्जीक्यूटिव को एक्सेसिव पावर मिल जाए बाय अमेंडमेंट, है ना। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं जो फैब्रिक है हमारे डेमोक्रेसी को, इसको डिस्टर्ब करेगा। तो ये कंक्लूज़न आपका हो गया। एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग मेन क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आप लिख सकते हो। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से अमेंडमेंट किए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया ना 2 कैटेगरी में लिखना है, एक तो आपका अंडर आर्टिकल 368 एंड दैट कम्स विच आर नॉट अंडर आर्टिकल 368, तो दोनों लिखना है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, अंडर आर्टिकल 368, तो अंडर आर्टिकल 368 में 2 ही आएंगे, एक तो 50% स्टेट रेटिफिकेशन और एक आपका स्पेशल मेजोरिटी, और एग्जाम्पल ज़रूर देना है, ठीक है। और ऑफन अमेंडमेंट प्रोसीजर को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, तो कुछ क्रिटिसिज्म लिख देना है आपको, ठीक है, जो हमने बताया है। और फिर आप देख सकते हो द सेकंड क्वेश्चन इज योर एग्जामिनिंग द लिमिटेशन इन अमेंडिंग एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब वही है क्रिटिसिज्म, तो इसका और इसका आंसर तो आपका सिमिलर हो जाएगा। लेकिन आप क्रिटिसिज्म को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो अगर आपको 250 वर्ड में लिखना है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर सीरीज, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अल्टीमेटली इन द कमिंग डेज वी विल अगेन विल गोइंग टू लॉन्च द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक। तो काइंडली पेशेंस रखें, हो सकता है अगला चैप्टर आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो या फिर फंडामेंटल राइट्स हो। अगर फंडामेंटल राइट्स होगा तो पीडीएफ बनाने में समय लगेगी, एंड अकॉर्डिंगली वी विल अपडेट यू ऑन द टेलीग्राम और द यूट्यूब चैनल। तो काइंडली बी सब्सक्राइब विद दैट। सो फ्रेंड्स, टुडे इसके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।